हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझने जा रहे हैं। वह विषय है भारत में जनजातीय आंदोलन यानी ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। दोस्तों, जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा होती है तो सामान्यतः हमारा ध्यान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे बड़े संगठनों की ओर जाता है। लेकिन अगर हम इतिहास को गहराई से समझें तो देखें तो यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआत भारत के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज यानी आदिवासी समुदायों ने बहुत पहले ही कर दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध आदिवासियों ने ही किया था। दरअसल जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां लागू करनी शुरू की, तब इन नीतियों का सबसे अधिक प्रभाव उन समुदायों पर पड़ा जो अपनी जीवन शैली के लिए पूरी तरह जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे। इसलिए जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी भूमि कब्जा करना शुरू कर दिया, जंगलों पर नियंत्रण स्थापित किया और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया, तब जनजातीय समाज ने इसका विरोध करते हुए कई विद्रोह शुरू किए और इन्हीं विद्रोहों को भारत में जनजातीय आंदोलन या ट्राइबल रिवोल्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आखिर जनजातीय आंदोलन होते क्या हैं, तो सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि यह ऐसे आंदोलन थे जिन्हें भारत के आदिवासी समुदायों ने अपनी भूमि, जंगल, संस्कृति और स्वतंत्र जीवन शैली की रक्षा के लिए शुरू किया था। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य केवल इन आंदोलनों का उद्देश्य केवल अंग्रेजों के राजनीतिक शासन का विरोध करना नहीं था, बल्कि इनके पीछे कई गहरे कारण थे, जैसे आर्थिक शोषण, भूमि से बेदखली, जंगलों पर नियंत्रण और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। और इसीलिए इतिहासकार इन आंदोलनों को केवल राजनीतिक विद्रोह नहीं मानते, बल्कि इन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध के आंदोलन भी मानते हैं। अब बात करते हैं जनजातीय आंदोलनों को सही तरीके से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले जनजातीय समाज की पारंपरिक जीवन शैली को समझें। भारत के अधिकांश जनजातीय समुदाय जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्न गतिविधियों पर आधारित थी, जिसमें झूम खेती, शिकार, वन उत्पादों का संग्रह, पशुपालन शामिल था। और इनकी भूमि व्यवस्था भी अलग थी। अधिकांश जनजातीय समाजों में सामुदायिक भूमि स्वामित्व की परंपरा थी, यानी जमीन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती थी, बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने आधुनिक भूमि व्यवस्था लागू की, तब यह पूरी व्यवस्था टूटने लगी और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हो गई। अब जनजातीय विद्रोहों के मूल कारणों का विश्लेषण करें तो हमें कई महत्वपूर्ण कारण दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण था भूमि से बेदखली। ब्रिटिश सरकार ने भारत में नई भूमि व्यवस्था लागू की, जिसके तहत जमीन को निजी संपत्ति माना गया और उस पर कर लगाया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जनजातीय समुदाय धीरे धीरे अपनी पारंपरिक जमीन से बेदखल होने लगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक शोषण। जब जनजातीय लोग कर नहीं चुका पाते थे तो उन्हें महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, और ये साहूकार जो होते थे वो अत्यधिक ब्याज लेते थे और अंततः उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तीसरा बड़ा कारण था वन कानून। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इससे जनजातीय लोगों के पारंपरिक अधिकार जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना, चराई करना, झूम खेती सब सीमित हो गए थे। और चौथा महत्वपूर्ण कारण था सांस्कृतिक हस्तक्षेप। मिशनरियों और अंग्रेजी प्रशासन ने जनजातीय समाज की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को बदलने की कोशिश की। अब हम ट्राइबल रिवॉल्ट्स की प्रमुख विशेषताओं को समझे तो हमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई देती है। पहली विशेषता थी स्थानीय नेतृत्व। अधिकांश आंदोलनों का नेतृत्व स्वयं जनजातीय नेताओं ने किया। और दूसरा विशेषता था गुरिल्ला युद्ध पद्धति। जंगल और पहाड़ी इलाकों के कारण जनजातीय लोग अचानक हमला करके अंग्रेजों को परेशान करते थे। और तीसरी विशेषता थी सांस्कृतिक संरक्षण। ये आंदोलन अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए भी थे। और चौथा कारण विशेषता था
सीमित क्षेत्र, अधिकांश आंदोलन जो थे वह स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित रहते थे। अब हम जनजातीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि और कारणों को समझ लिए हैं, तो अब हम भारत के जनजातीय आंदोलनों को कालक्रम में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला आंदोलन है पहाड़िया विद्रोह। सबसे पहले हम पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं। यह विद्रोह 18वीं शताब्दी में हुआ और इसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया। जब अंग्रेजों ने पहाड़िया क्षेत्र में कृषि विस्तार करने की कोशिश की, तो इससे पहाड़िया जनजाति की पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ गई। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और इसका क्षेत्र था राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो अगर देखें तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में, जिसके नेता थे राजा जगन्नाथ। क्षेत्र था राजमहल पहाड़िया और कारण था अंग्रेजों द्वारा कृषि विस्तार। इसके बाद चुआर विद्रोह हुआ, जो 1767 से 1802 के बीच हुआ। इसके विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह थे और इनका मुख्य कारण था, मतलब चुआर विद्रोह का मुख्य कारण जनजातीय भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा और भारी कर था और इसका क्षेत्र था बंगाल का जंगल महल क्षेत्र। अब हम कोल विद्रोह की बात करते हैं, जो कि 1831-32 में हुआ था और यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इसका मुख्य कारण था बाहरी लोगों का हस्तक्षेप और साहूकारों का शोषण। फिर हम बढ़ते हैं संथाल विद्रोह की तरफ। यह विद्रोह 1855-56 में हुआ और इसके नेता सिद्धू कानू थे। लगभग 10,000 संथाल इस आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इसके बाद आता है मुंडा विद्रोह। 19वीं शताब्दी के अंत में बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने आदिवासियों को उलगुलान यानी महान विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामाजिक सुधार का भी संदेश दिया, जैसे शराब छोड़ना, अंधविश्वास छोड़ना और स्वच्छता को अपनाना। तो आपको ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और क्षेत्र था इसका छोटा नागपुर और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। फिर आता है रंपा रिवेलियन। यह रिवेलियन जो था वो 1922 से 24 में हुआ था और इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था और इसका जो क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था और उन्होंने आदिवासियों को संगठित करके पुलिस स्टेशनों पर हमला किया और गुरिल्ला युद्ध किया। तो रंपा विद्रोह को ध्यान रखना, 1922 से 24, नेता अल्लूरी सीताराम राजू, क्षेत्र आंध्र प्रदेश और विशेषता थी गुरिल्ला युद्ध और पुलिस थानों पर हमला। फिर आता है रानी गैडिनेल्यू का आंदोलन और ये सारे जो भी जनजातीय आंदोलन है ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप किसी एक को छाट नहीं सकते कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको हर एक चीज़ आंदोलन को डिटेल में देखना है और जितना आपको पीडीएफ में डिटेल प्रोवाइड कराया गया ये आपके एग्जाम को, मतलब बीपीएससी को कवर करने के लिए काफ़ी है। तो आप इसको अगर रट के चले जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जनजातीय विद्रोह से आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आता है रानी गैडिनेल्यू का आंदोलन। ये उत्तर पूर्वी भारत के एक महत्वपूर्ण आंदोलन का था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ और नागा स्वशासन के लिए था और रानी गैडिनेल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, रानी गैडिनेल्यू आंदोलन की नेता थी रानी गैडिनेल्यू और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ नागा स्वशासन और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको रानी की उपाधि दी गई थी। अभी हम जनजातीय आंदोलन के प्रभाव को समझेंगे। जनजातीय आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत किया और आदिवासी शोषण का खुलासा हो गया इसके पश्चात, जिससे कि ब्रिटिश नीतियों में सुधार हुआ और जनजातीय भूमि सुरक्षा कानून लागू हुआ। अब हम यदि इन सभी जनजातीय आंदोलनों के प्रभाव को समझें तो यह स्पष्ट होता है कि इन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता को मजबूत आधार प्रदान किया और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को कई सुधार करने पड़े और कुछ क्षेत्रों में जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समग्र रूप से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जनजातीय आंदोलनों का योगदान जो था वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और इन आंदोलनों ने यह साबित किया है कि भारत के जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले समुदाय भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार थे। इसलिए भारतीय इतिहास में जनजातीय आंदोलन केवल विद्रोह नहीं बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई के प्रतीक हैं।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जनजातीय आंदोलन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, और जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सिविल सर्विसेज मंत्र। ऑल द बेस्ट।